देश में जितनी हलचल इस साल लोकसभा इलेक्शंस ने मचाई थी, शायद ही वैसी हलचल वापस से देखने को मिलेगी। पर ये कहना भी गलत होगा कि स्टेट असेंबली इलेक्शंस बहुत शांति से बीत रहे हैं। हाल ही में हुए जम्मू और कश्मीर असेंबली इलेक्शंस और हरियाणा इलेक्शंस ने देश में एक अलग भूचाल ले आया था, जब दोनों जगह पर डिफरेंट पार्टीज ने अपना कब्जा जमाया है। और इसी रिस्पेक्ट में अब वापस से हल्ला देखने को मिला है, जब महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन सर पर आ खड़े हुए हैं। महाराष्ट्र इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्जवल भुवन ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला एनसीपी वर्सेस एनसीपी मामले में दिया है, जहां चाचा भतीजे की जोड़ी एक दूसरे के खिलाफ दिखी है। और भला इस केस में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अजीत पवार फैक्शन को फटकारते हुए क्या कहा है और कैसे उन पे उल्टा फॉल्स एविडेंसेस सबमिट करने का इल्जाम लगा है, चलिए देखते हैं। पर उसी के साथ आपको सुप्रीम कोर्ट में हुए एक इंटरेस्टिंग न्यूज की भी खबर देते हैं, जहां अभी बीते दिन प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के साथ कंसल्टेशन के बाद जस्टिस संजीव खन्ना को नेक्स्ट सीजेआई डिक्लेयर कर दिया है, और जो अपनी पोस्ट 11 नवंबर से संभालेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना हमारे देश के 51st सीजेआई होंगे, और अपने टेन्योर में वे क्या कमाल दिखाते हैं हमें आगे देखने को मिलेगा। सीनियर एडवोकेट सिंघवी के आर्गुमेंट्स के अलावा ईवीएम से जुड़ा एक मामला बॉम्बे हाईकोर्ट भी जा पहुंचा था, जो कि महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस पर एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, जिसे हम सीनियर एडवोकेट सिंघवी के आर्गुमेंट्स के बाद देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चाचा भतीजे के बीच चले आ रही क्लॉक सिंबल के यूज पर एक बड़ा फैसला दिया है। लास्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार फैक्शन को क्लॉक सिंबल यूज करने की परमिशन दी थी, ये ऐड करते हुए कि उन्हें हर जगह ये डिस्क्लेमर देना पड़ेगा कि क्लॉक सिंबल का मैटर सब जुडाइस है और इसमें फाइनल डिसीजन अभी आना बाकी है। और बिना देरी करते हुए शरद पवार की ओर से सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने अजीत पवार फैक्शन को फटकारना शुरू किया, ये कहते हुए कि उन्होंने कोई डिस्क्लेमर नहीं प्रोवाइड किया है। सीनियर एडवोकेट सिंघवी स्टेटेड, "It was only after learning that the matter was listed for today and that they included a disclaimer. Nobody should enjoy the goodwill of a symbol which is sub judice." हालांकि सीनियर एडवोकेट बलबीर सिंह फॉर अजीत पवार ने सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के इन एलिगेशंस को डिसमिस किया है, और जिसके बाद सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कुछ प्रूफ दिखा दिए जो अजीत पवार साइड को झूठा साबित कर रहे थे। इस पॉइंट पर हियरिंग में काफी इंटेंस माहौल देखने को मिला, जब सीनियर एडवोकेट बलबीर सिंह ने कह दिया कि सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने ये एविडेंस बेंच को देने के पहले उन्हें एक भी मौका नहीं दिया है रिप्लाई फाइल करने का। इस पॉइंट पर तो जस्टिस दत्ता सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या सीनियर एडवोकेट सिंघवी द्वारा कलेक्ट किए गए मटेरियल को लीगल एविडेंस भी माना जा सकता है या नहीं। इस मामले में जस्टिस सूर्यकांत ने सीनियर एडवोकेट सिंह को समझाते हुए कहा कि वंस वी हैव इशूड अ डायरेक्शन, इट हैज टू बी कंप्लाइड विद। यू फाइल अ रिस्पॉन्स एंड अ फ्रेश अंडरटेकिंग दैट इन पास्ट आल्सो यू हैव नॉट वायलेटेड एंड इन फ्यूचर you won't violate. We expect both sides to comply with our directions. Don't create embarrassing situation for ourselves. Don't create embarrassing situation for yourselves. If we find there is deliberate attempt to violate our order, we can initiate suo motu contempt. आपको बता दें कि इस केस में सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने एविडेंस के रूप में स्क्रीनशॉट्स ऑफ पोस्टर्स जो कि ऑफिशियल एक्स हैंडल्स एंड फेसबुक पेजेस ऑफ एनसीपी और अजीत पवार पर शेयर किया गया था, वर नॉट कंप्लायंट विद द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर। Senior advocate Singhvi also referred to a picture of the NCP party office in Mumbai taken by his associate advocate Pranjal Agrawal, showcasing a banner without a disclaimer. Senior advocate Singhvi ने तो एक वक्त पर सुप्रीम कोर्ट को स्टेट करते हुए कहा कि allow me to present something even more surprising, और जिसके बाद उन्होंने लाडली बहन स्कीम के पोस्टर को शो किया, जिसमें there's no disclaimer, just the clock symbol. सीनियर एडवोकेट बलबीर सिंह ने हालांकि इसका पलट जवाब देते हुए कहा कि we have followed all the court's instructions. They are presenting false documents and we have provided disclaimers. और जिसके बाद सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने स्टेट किया कि my sole request is to refrain from granting the clock symbol to any party. Ultimately, this symbol represents us all. इतना सब सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ऑर्डर स्टेट करते हुए कहा कि the Nationalist Congress Party should use the clock symbol for the upcoming Maharashtra Assembly elections with a disclaimer that its use is a matter of contest in court and is subject to the final outcome of the petition filed by शरद पवार। और अगर वे ऐसा करने में फेल होंगे तो नेक्स्ट स्टेप उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने का लिया जाएगा। अब चलिए एक नजर ऊपर डिस्कस किए गए ईवीएम वाले मैटर पर भी डाल लेते हैं। अब ईवीएम से जुड़े केसेस हर दिन कोर्ट्स के चक्कर काटते हैं और पोलिंग के 45 डेज के अंदर तक कैंडिडेट्स को इलेक्शन पिटीशन फाइल करने के लिए टाइम दिया जाता है। तो इस 45 डेज तक ईवीएम का सारा डेटा स्टोर करके रखा जाता है। हालांकि लोकसभा से ही चले आ रहे इलेक्शन पिटीशन में अभी तक कोई फैसला नहीं आया था और ईसीआई को इन सीज्ड ईवीएम्स की जरूरत थी फॉर द अपकमिंग स्टेट असेंबली इलेक्शंस, जिसको ध्यान में रखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस गौरी गोडसे ने ईसीआई को इन सीज्ड ईवीएम्स का भी इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी। असल में बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने ये प्ली लेकर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट राजू पाटिल पहुंचे थे, जिनका दावा था कि चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और शिवसेना के श्रीराम बड़ने
दोनों ने मिलकर खुद had appealed to the public at large to vote for him and to refrain from voting for other candidates on the ground of religion and religious beliefs. Deputy Chief Minister देवेंद्र फडणवीस ने खुद भी एक ऐसी सिमिलर अपील रखी थी। प्ली में पॉइंट आउट किया गया था कि during the election the said persons were canvassing for votes in the name of Hindu gods by chanting Jai Shri Ram and Jai Jai Shri Ram in every meeting and during the election campaign rally. और सिर्फ यही नहीं बल्कि अयोध्या राम टेम्पल फोटोज डिस्प्ले हुए थे जिसमें लिखा गया था कि द हिंदू who does not belong to Shri Ram is of no use, thus making people emotional in the name of religion and canvassing them for votes. इस प्ली में आगे इस बात पर भी रोशनी डाली गई थी कि इलेक्शन इन मवाल कंस्टिट्यूएंसी एक फेयर तरीके से बिल्कुल भी नहीं हुई थी and thus stated the government officials were always biased towards Barne and this act of officials has also influenced the voters to incline themselves in favor of Barne. The incidents on the day of counting is very much explanatory as to how Barne was favored by the government officials. जिसके साथ ही ये भी कहा गया था कि Barne had entered the counting hall with some unknown people whose faces were smeared with gulal and could not be recognized. और जिसके बाद इलेक्शंस के रिजल्ट सामने आए एंड बर्ने हैड वॉन द इलेक्शन बाय 6,92,832 वोट्स। अब इस रिजल्ट के बाद इलेक्शन पिटिशन के माध्यम से ईवीएम के वोट्स काउंटिंग को फंसा लिया गया था और जिसकी वजह से ही ईवीएम अभी तक स्टक थे। और ऐसे हमने आपको बताया ही होगा कि द रूल्स मैंडेट दैट अबाउट 45 डेज आफ्टर द इलेक्शन द डेटा इन द ईवीएम्स कैन नॉट बी एरेज्ड एंड द मशीन्स कैन नॉट बी रीयूज्ड। दिस टाइम इज गिवन फॉर कैंडिडेट्स टू अप्रोच द कोर्ट। इफ इलेक्शन पिटिशंस आर फाइल्ड इन द हाई कोर्ट देन द ECI हैज टू सी इफ द इशू revolves around EVMs or not। और अगर ये फाइल नहीं होते हैं तो ECI फिर इन मशीन्स को वापस से मांगती है। इस टाइम पीरियड के दौरान the EVM is in the custody of the election returning officer who is duty bound to maintain them। अब जस्टिस गौरी गोडसे के सामने एडवोकेट अभिजीत कुलकर्णी जो कि ECI की ओर से मौजूद थे ने रिक्वेस्ट किया कि क्योंकि मवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी का मामला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता है तो दे शुड बी रिलीज्ड। और जिसके बाद ही द बॉम्बे हाई कोर्ट परमिटेड द इलेक्शन कमीशन टू रीयूज अबाउट 7,710 ballot units and 2,570 control units which were stuck for the hearing of an election petition challenging the results declared for the Mawal parliamentary constituency in Maharashtra। अब इन पूरे मामले से यही बात क्लियर है कि महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है और तुरंत ही वोटिंग के बाद हमें रिजल्ट्स का भी पता चलेगा। तो क्या इस पीरियड में कुछ और केसेस कोर्ट्स पहुंच सकते हैं? जानने के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।